हाँ, पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, ध्यान दिया जाए सारे बच्चे। टाइट्रेशन, हम लोग टाइट्रेशन टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे। और टाइट्रेशन है क्या बेटा, उसका हम डिफाइन बताया था। सर है क्या, तो टाइट्रेशन के बारे में बताया था। टू नोन द स्ट्रेंथ ऑफ टू नोन द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय रिएक्शन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का डिफाइन मैंने किया था, ध्यान से पुनः सुनेंगे। जो बच्चे नहीं लिखेंगे बेटा वो लिख लेंगे। टू नोन द solution to know the strength of solution by reaction with a standard solution is called titration। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब मेरा यह है, टाइट्रेशन का जो डिफाइन किया, स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, एकदम स्टैंडर्ड डिफाइन है। अगर व्हाट इज द टाइट्रेशन आता है लिख दोगे तो फुल तेरे को मार्क्स मिलेगा। कुछ भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया था कि जैसे बेटा जितने भी हमारे पास कनेक्ट है ऑनलाइन बच्चे, उस सारे बच्चे को मैं जानता हूँ या हमको भी जानता है, बाय नेम बाय चेहरा हर चीज जानता है। तो हमारे लिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उस सारे एक तरह मान लिया जाए एक सोल्यूशन है। ठीक है, और ये सबको जानते हैं, बच्चे हैं कनेक्ट है। ये सोल्यूशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये सोल्यूशन मेरे लिए नॉन सोल्यूशन हुआ। नॉन सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसमें कितने बच्चे हैं इस सोल्यूशन में सारा कोई जानता है, तो ऐसे सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह सेशन जो है 2021 का सेशन है, 2021 ईस्वी का जो सेशन है, इसमें कितने नए लड़के ऐड होंगे हमारे पास केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है, वो हम नहीं जानते। लेकिन आपके द्वारा वैसे बच्चों को हम पता कर ले, रिएक्शन कराकर, आपके द्वारा रिएक्ट कराकर कि अलग टाइप का जो बच्चे हैं, जो 2021 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हम नहीं जानते, बच्चे को आपके द्वारा कांटेक्ट कराकर वो बच्चे को अपने अगर संस्था में लान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो सोल्यूशन अननोन था। लेकिन आपके द्वारा हम रिएक्शन कराकर वो बच्चे को मैंने क्या कर लिया, नोन बना लिया। अब बच्चा जब आप हमारे पास आके एडमिट करा दीजिएगा, वो बच्चा को बारे में हर तरह के हम भी जानने लगेंगे, तो हमारे लिए वो नोन हो गया। किनके द्वारा, आपके द्वारा हमने रिएक्शन कराया, आप वो बच्चा को लाए, ठीक है, तो सोल्यूशन वो हमारे लिए था, लेकिन आपके द्वारा क्या बना लिया बेटा, नोन बना लिया। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। जैसे देखो बेटा, टाइट्रेशन का डिफरेंशन शायद लिखवा दिया था, ठीक है, टाइट्रेशन का डिफरेंशन सारे बच्चों को मैंने लिखवा दिया था। टू नोन द स्ट्रेंथ ऑफ अ नॉन सोल्यूशन बाय रिएक्शन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। जैसे यहाँ जैसे दो सोल्यूशन मैंने लिया, एक दो कंटेनर लिया, जैसे एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बेटा मैंने दूसरा ले लिया। ये दूसरा एक केमिकल तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, केमिस्ट्री में समझा रहे हैं टाइट्रेशन का मीनिंग, कि टाइट्रेशन का फुल मीनिंग क्या होगा। मैंने दो कंटेनर ले लिया, दोनों कंटेनर में कुछ ना कुछ मैं सॉल्वेंट को रख दिया, ठीक है, इसमें मैंने रख दिया सोल्यूशन ऑफ NaOH या NaOH सोल्यूशन, या ऐसे लिख दिया 20 cc NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन। इस कंटेनर में बेटा 20 cc यानी 20 cc सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रख दिया। इस कंटेनर में 20 cc NaOH सोल्यूशन को मैंने रख दिया, ठीक है बेटा। और एक और सोल्यूशन लिया जिसमें हमने 100 cc 1N HCl सोल्यूशन, 1N HCl सोल्यूशन को रख दिया। दूसरे कंटेनर में बेटा मैंने रख दिया 100 cc 1N HCl सोल्यूशन। यह सोल्यूशन है बेटा बेस का। NaOH क्या है, एक बेस का काम करता है, और HCl क्या है, एक एसिड का काम करता है बेटा, ठीक है। HCl जो है एक एसिड का काम करता है और NaOH जो है एक बेस का काम करता है। कंटेनर लिया बेटा, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन को मैंने, इस सोल्यूशन को जो 20 cc NaOH सोल्यूशन है,
इस सोल्यूशन को अननोन सोल्यूशन कहा गया, अननोन, अननोन सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को अननोन सोल्यूशन कहा गया। अब ऐसी सोल्यूशन को अननोन सोल्यूशन क्यों कहा गया बेटा, थोड़ा देर में हम आपको बता रहा हूं, बस एक आध 2 मिनट के अंदर में इसको क्लियर कर रहे हैं। इस सोल्यूशन को नॉन सोल्यूशन कहा गया, नॉन, नॉन सोल्यूशन कहा गया, नॉन सोल्यूशन या स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा गया। अब इस सोल्यूशन को नॉन सोल्यूशन क्यों कहा गया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों कहा गया, इस सोल्यूशन को अननोन सोल्यूशन क्यों कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस सोल्यूशन में, एसिड का जो सोल्यूशन है इसमें हमको नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1n, इसमें नॉर्मलिटी दिया हुआ है, इसमें क्या, इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी मुझे मालूम है, और नॉर्मलिटी ही बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब, ठीक है। नॉर्मलिटी इस सोल्यूशन का मालूम है, जिस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी मालूम हो और वॉल्यूम मालूम हो, जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दोनों जो है नोन हो, जिस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम बोथ नोन हो, वैसे सोल्यूशन को बेटा हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं या नॉन सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट मुझे मालूम है, ठीक है बेटा। बात समझिएगा, जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दोनों नोन हो, वैसे सोल्यूशन को बेटा हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं या नॉन सोल्यूशन कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, इस सोल्यूशन में जो एक दूसरा जो बीकर है, इसमें जो सोल्यूशन रखा है बेस का, बेस में वॉल्यूम नोन है, वॉल्यूम का अमाउंट मालूम है 20 cc, लेकिन इसमें इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी मालूम नहीं है। जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम नोन हो और नॉर्मलिटी अननोन हो, नॉर्मलिटी मालूम ना हो बेटा, तो वैसे सोल्यूशन को हम अननोन सोल्यूशन कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा डिजोल्व कराया गया है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बारे में, उस सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ठीक है, वह हमारे लिए अननोन है, तो ऐसे सोल्यूशन को अननोन सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक मेरा अननोन सोल्यूशन हुआ, एक मेरा नॉन सोल्यूशन हुआ। अब ये अननोन सोल्यूशन का अमाउंट को मालूम करना है कि सोल्यूशन में कितना इसका अमाउंट डिजोल्व है, ठीक है, उसको मालूम करना है। तो इस सोल्यूशन को, अननोन सोल्यूशन को एक नॉन सोल्यूशन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करा देंगे, कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे। और जब कंप्लीट रिएक्शन बेटा कराएंगे तो इसका जो सॉल्यूट का अमाउंट नहीं मालूम है उसको हम मालूम कर लेते हैं, उसका अमाउंट हमारे लिए फिर नोन हो जाएगा। कैसे नोन होगा, तब देखिए, जैसे इसका हम वॉल्यूम तो दिया है 26, लेकिन मान लिया मैंने इसका वॉल्यूम बेटा V1 मैंने मान लिया, और इसका नॉर्मलिटी मैंने मान लिया N1, ठीक है। इस कंटेनर का, इस टोटल कंटेनर का वॉल्यूम आपका V1 है, और इस वॉल्यूम में कंटेनर का जो है 20 cc दिया हुआ है, लेकिन हमने मान लिया V1 है, और इसका नॉर्मलिटी मैंने मान लिया N1 है, ठीक है बेटा। और इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया V2 है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 है और नॉर्मलिटी N2 मैंने मान लिया, ठीक है। एक कंटेनर का वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया और दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया N2 मान लिया, ठीक है, V2 मान लिया, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे। फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, जब ये दोनों कंप्लीट रिएक्शन करेगा, जब एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करेगा, तो लॉ ऑफ टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग, आगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन में पढ़ाऊंगा, जस्ट ही पढ़ाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कहता है कि प्रोडक्ट में जब कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे कि दोनों का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, दोनों सोल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके अनुसार मेरा एक डेवलप फार्मूला हो जाएगा, N1 V1 बराबर N2 और V2। इसका यहाँ पर हमारे इस सोल्यूशन का हमको N1 बराबर हुआ, इसी को वैल्यू निकालना था, इस सोल्यूशन का ये N1 का वैल्यू हमको निकालना था, तो N1 बराबर हुआ। तो अब मैं फार्मूला लगा दिया, N1 V1 बराबर N2 V2 अकॉर्डिंग टू
टाइट्रेशन, ठीक है, लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन का ही का नाम है कि जो अभी जस्ट मैं बताऊंगा उसका भी चर्चा करूंगा। जब दो सोल्यूशन एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करता है बेटा, तो आपस में उसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। तो इसका नॉर्मेलिटी N1 मैंने माना था, अब V1 हो गया, N2 V2। अब इसका वैल्यू मैं रख देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। N1 तो हमारे लिए अननोन है, इसी को तो निकालना है। N1 इंटू V1 जो है बेटा, यहाँ देखो इस सोल्यूशन में, फर्स्ट सोल्यूशन में V1 कितना दिया हुआ है 20 सीसी, तो V1 की जगह पे यहाँ 20 सीसी रख देंगे। अब इक्वल कर दिया बेटा। N2 देखो यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन में N से जो पहले जो रहेगा, N से पहले जो कोफिशिएंट होगा वो N का वैल्यू बताएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट N से पहले 1 है, तो N का नॉर्मलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर N से पहले अगर दूसरा कोई कोफिशिएंट रहता, कुछ भी रह सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, 11 या 1/2 या 10/2 या जो भी हो, N का पहले जो कोफिशिएंट होगा बेटा, वो नॉर्मलिटी का वैल्यू तुम्हें नोन करेगा, यानी बताएगा। तो इसका नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, तो N2 बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनटू वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम इस सोल्यूशन का 100 सीसी लिया है, तो V2 की जगह पर 100 रख लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम N1 बराबर निकाल लूंगा, N1 बराबर अच्छा समझेंगे, तो 1 into 100/20 हो जाएगा, 1 0 कट गया, अब 5 दूना के 10 कट जाएगा, तो यानी N1 बराबर आ गया 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह नॉर्मलिटी का आपका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो N1 का वैल्यू आ गया, जैसे इस सोल्यूशन का हमारा N1 का वैल्यू निकालना था, ये N1 का वैल्यू मालूम हो गया, इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह N1 का वैल्यू मेरा आ गया। इस सोल्यूशन मेरे लिए अननोन था, लेकिन रिएक्शन करा के इस सॉल्यूट का अमाउंट पता कर लिया कि यह सोल्यूशन में कितना अमाउंट है, सॉल्यूट का कितना इक्विवेलेंट पर लीटर है, इसका अमाउंट मालूम कर लिया। तो ये भी सोल्यूशन मेरे लिए अब नॉन जैसा काम करेगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब हुआ कि जिस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ मालूम नहीं है, जिस सोल्यूशन का अमाउंट मालूम नहीं है, उस सोल्यूशन को वैसे सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देंगे कंप्लीट, जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम और नॉर्मलिटी, यानी कहने का मतलब हुआ वॉल्यूम और उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मुझे मालूम पहले से है, ठीक है। तो वैसे सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं। तो अननोन सोल्यूशन को एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से रिएक्शन कराने के बाद अननोन सोल्यूशन का अमाउंट हम मालूम कर ले, ऐसे ही चीज, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें 2 टर्म आए थे बेटा, यहाँ ध्यान दे, 2 टर्म आए थे। स्ट्रेंथ, यहाँ लिख रहा हूं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, नीचे लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ का मीनिंग नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये अलग हो गया, ये अलग नीचे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर जहां टर्म बेटा स्ट्रेंथ का टर्म यूज करता हो, कहीं भी अगर बुक में स्ट्रेंथ लिखता हो, तो आप समझ जाइएगा सॉल्यूट का अमाउंट पूछ रहा है, सॉल्यूट का मात्रा पूछ रहा है। अब सॉल्यूट का मात्रा किस रूप में पूछ रहा है, तो नॉर्मलिटी मोलारिटी रहेगा, उसी के रूप में निकालना है। केजी और यहाँ पर तो क्विंटल तो यूज करना नहीं है, बात समझे, जो यूनिट है उसी यूनिट में हमको निकालना होगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरा टर्म है बेटा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन। जिस सोल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नोन हो, वह कितना ग्राम है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी जिस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, तो वैसे सोल्यूशन को बेटा हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, या हम लोग कहते हैं नॉन सोल्यूशन। नॉन भी सोल्यूशन कह सकते हो
स्टैंडर्ड भी सोल्यूशन कर सकते हो। वो दोनों टर्म आपका जो मैंने यूज किया अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि स्टैंड का मतलब बेटा हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का बेटा मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन। माने स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर कहीं लिख रहा है तो सोल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नोन होगा। क्लियर है? यही हुआ टाइट्रेशन। ठीक है बेटा, अब हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन। क्या पढ़ाएंगे? लॉ ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लॉ क्या है, नियम क्या है, बात समझे, वो पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बनाओगे तो मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे बेटा। इसको थोड़ा आप उतारें। कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई बच्चा को समझ में नहीं आया होगा बेटा तो आराम से अपना लाउड स्पीकर को ऑन कर लें और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लें। जो भी आपको दिक्कत है वो पूछ लें। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया हो? कोई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया हो? सब ठीक है, उतार ले। उतार लिए सर। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा रुक जाइए सर। ठीक है, ठीक है, उतारिए, उतारिए। हो गया बेटा? हो गया दीपक? दीपक यस सर, यस सर। हो गया? साफ सुनाई दे रहा है ना बेटा? हेलो दीपक? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ता हूं। अब हेडिंग देंगे बेटा लॉ ऑफ टाइट्रेशन। हेडिंग देंगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन। हेडिंग देंगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन। हेडिंग लिख लिए होंगे, मैं फिर से भी लिख देता हूं बोर्ड पर। लॉ ऑफ टाइट्रेशन। हेडिंग है बेटा लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन कहता क्या, एक बार सुन लो ध्यान से। लॉ ऑफ टाइट्रेशन कहता क्या, ध्यान दीजिएगा। इफ वन सोल्यूशन, इफ वन सोल्यूशन रिएक्ट्स, if one solution reacts with reacts completely with another solution, then product of normality and volume of both solution are same। यानी कह रहा है, यह लॉ ऑफ टाइट्रेशन कह रहा है एक सोल्यूशन जो है दूसरे सोल्यूशन के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है। यह कह रहा है लॉ ऑफ टाइट्रेशन कि एक सोल्यूशन है बेटा दूसरे सोल्यूशन के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है तो दोनों सोल्यूशन का जो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी आपस में इक्वल होगा। तो एक बार मैं बोलता हूं, आप लिखे। इफ वन सोल्यूशन, इफ वन सोल्यूशन, इफ वन सोल्यूशन reacts completely with
reacts completely with another solution या other solution, completely with other solution, then product of volume and normality of both solution are same या इक्वल भी लिख सकते हो, आर सेम। ध्यान दिया जाए बोर्ड पर बेटा, देखिए ध्यान से कि लॉ ऑफ टाइटेशन के बारे में मैंने बताया। इफ वन सोल्यूशन रिएक्ट्स completely with other solution, then product of volume and normality of both solution are same। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दिया जाए नीचे बोर्ड पर कि यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट जब कंप्लीट रिएक्शन करेगा, जब दो सॉल्यूशन जब एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करेगा बेटा, तो N1 और V1, एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 माना था शुरू में, और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक पहला सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 और उसका वॉल्यूम V1, और दूसरे सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N2 बेटा और वॉल्यूम V2 मान लिए। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। N1 V1 बराबर N2 V2 अकॉर्डिंग टू टाइट्रेशन लॉ ऑफ टाइट्रेशन बेटा। N1 V1 बराबर N2 V2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां देखो, ध्यान दो, आगे थोड़ा बढ़ता हूं धीरे धीरे। अब देखो, ये नॉर्मलिटी है, और नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है, देखिए ए नॉर्मलिटी, एन क्या है, नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी का यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बताया है। नॉर्मलिटी का बेटा यूनिट बताया है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इनटू वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ लीटर में, तो लीटर होता है, लीटर हुआ बराबर, अभी बराबर कर दिया। N2 का यूनिट क्या होगा बाबू नॉर्मलिटी का, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर, ठीक है। और V2 यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, लीटर, या वॉल्यूम का यूनिट लीटर हो गया बेटा। अब देखो क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है, ध्यान से देखना। ये लीटर बेटा, आई लीटर कट जाएगा, अब ई लीटर बेटा, ई लीटर कट जाएगा। तो इसका ये लेफ्ट साइड का सोल्यूशन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऐसे लिख सकता हूं एक नोट में पूरा क्लियर कट में लिखना चाह रहा हूं। जैसे इससे पहले बेटा एवं इसके पहले इनिशियल क्लास में मैंने बताया दो सोल्यूशन लिया था, एक NaOH सोल्यूशन लिया था और एक HCl सोल्यूशन लिया था। यानी कहने का मतलब हुआ एक कंटेनर में बेस सोल्यूशन लिया था और दूसरे कंटेनर में एसिड सोल्यूशन लिया था, दो सोल्यूशन लिया था। और यह दो सोल्यूशन का कंसेप्ट भी मैंने लाया, N1 V1 बराबर N2 V2। इसका हमने यूनिट रखकर कैंसिल कर दिया। अब फुल मीनिंग का इसका समझ में आएगा क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट, माने फर्स्ट सोल्यूशन का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ बेटा, सेकेंड सोल्यूशन का भी उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यानी लिख सकता हूं कंप्लीट लैंग्वेज में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, एक सोल्यूशन NaOH लिया था, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यानी HCl
HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह एक लाइन मत समझना बाबू, ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है, ये बहुत सा जहरीला आपका एक पॉइंट हुआ। एक पॉइंट से हम सारा सवाल बना देंगे बाबू इसका। इस पॉइंट से हम जितना भी इस थ्योरी पर सवाल होंगे, इसी पॉइंट से सारा सवाल कवर हो सकता है। बात समझ में आया? अस्थिर माइंड करके और इस माइंड में सेटअप कर लो इस कंसेप्ट को कि जब दो सोल्यूशन या एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन के साथ जब कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो ऑलवेज दोनों का सोल्यूशन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो आपस में बराबर होगा। अकॉर्डिंग दिस, यहां पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। यस सर, अब दो सोल्यूशन लिया, कंप्लीट रिएक्शन कराया, इसके बाद N1V1 बराबर N2V2 आया, इसका नॉर्मलिटी का यूनिट लिखा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वॉल्यूम का यूनिट लिखा लीटर, इसका राइट साइड का लिखा मैंने N2 का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, V2 का लिखा लीटर। यह सोल्यूशन मान लो कि बेस है, इस सोल्यूशन मान लो कि एसिड था, तो अब ये लीटर लीटर कट गया, ये लीटर लीटर कट गया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ, जब दो सोल्यूशन जब कंप्लीट रिएक्शन करता हो तो उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है बराबर होता है। यह कंसेप्ट ऑलवेज है, यह इसका कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। आप परमानेंट के लिए बेटा इस माइंड में आप सेटअप कर सकते हो कि यह कंसेप्ट हमेशा लगेगा और इस पर जितने सवाल होंगे एक लाइन के कंसेप्ट से हम सारा सवाल बता देंगे। बस खाली इधर उधर रोटेट कराऊंगा बेटा, बाकी तेरे से सवाल से सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। अब एक लाइन और इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये नोट का पहला पॉइंट था, आई नोट का सेकेंड पॉइंट आगे लिखता हूं, यहां जगह नहीं था, तो नोट का सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं। अब क्या ध्यान दीजिएगा, टू सॉल्यूशन reacts two solution reacts completely with each other. Two solution reacts completely with each other. Then number of gram equivalent solute, number of gram equivalent of solute present in solution each other, then number of gram equivalent of both solute, number of gram equivalent of both solute present in solution are equal। अब देखिए इसका मीनिंग समझो, बात एक ही है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा हमने अलग कर दिया है, बात एक ही है। इसके पॉइंट को मतलब समझो, ठीक है। घेरे में जो पॉइंट है बेटा समझो आराम से। मैंने कहा टू सॉल्यूशन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ ईच अदर, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर इक्वल। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा है, हमने पहला डिफिनेशन लॉ ऑफ टाइटन्स लिखाएगा कि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है और तब उसका नॉर्मलिटी वॉल्यूम आपस में बराबर होता है। अब इसको एक सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ कंप्लीटली अदर सॉल्यूशन ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या कहा एक के साथ दो सॉल्यूशन रख लिया कि इफ टू सॉल्यूशन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ ईच अदर, ठीक है, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर इक्वल। बात एक ही है, जब एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से रिएक्शन करे तो दो सॉल्यूशन होगा कि नहीं है, एक पहला एक बाद वाला।
हमने अभी कहा दिया कि दो सोल्यूशन एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो बोथ सोल्यूशन का होगा, जो सोल्यूशन प्रेजेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट हुआ बेटा ए पॉइंट हुआ। ए पॉइंट न्यूमेरिकल बनाने के लिए ए पॉइंट सबसे सक्सेसफुली है। ये पॉइंट जो है सबसे सक्सेसफुली है पॉइंट, इसी पॉइंट से मेरा इस थ्योरी पर सारा न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और ये तो जानिए रहे हैं कि जो दो सोल्यूशन रहेगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो एक का नॉर्मलिटी N1 मान लेंगे, दूसरा के V1 मान लेंगे, और आपका एक का नॉर्मलिटी N1 और V1 वॉल्यूम V1 और दूसरा की नॉर्मलिटी, दूसरा सोल्यूशन का नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 मान लेंगे। इसमें अगर चार चीज है, पहला सोल्यूशन का नॉर्मलिटी, पहला सोल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरा सोल्यूशन का नॉर्मलिटी, दूसरा सोल्यूशन का वॉल्यूम, चार चीज में बेटा अगर तीन आपका नोन हो, चार चीज है, चार चीज में अगर तीन नोन हो और एक अननोन हो, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं अननोन की का वैल्यू कितना होगा। अब यहां पर मैंने आगे बढ़ा, अब यहां से कैसे सवाल का रोटेट कराया जाएगा ये बेटा पहले उतार लो, पहले उतार लो सारा, तब हम सवाल से सामना कराते हैं आपको। उतारिए पहले। सर नोट नंबर 2 को एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, टू का सेम है बउआ, जो ऊपर लिखा है ना, इफ देखो ध्यान से समझना बेटा, ठीक ना, कहा इफ वन सोल्यूशन रिएक्ट कंप्लीटली विथ अदर सोल्यूशन, माने एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ बेटा? दो, एक पहले एक दूसरा से रिएक्शन, दो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस सर। विष्णु, हाँ सर, दो सोल्यूशन हुआ, तो उसको इस तरीके से अब नीचे वही लिख पाया, दो सोल्यूशन रिएक्ट कंप्लीटली विथ दैन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर इक्वल। जैसे यहां भी इक्वल था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl आया कि नहीं? उसी तरह से इसका भी वही, खाली लैंग्वेज को चेंज किया गया है बेटा, और कुछ नहीं, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, इसको ड्रॉ कर लो बेटा। और कोई दिक्कत है? नो सर, थैंक यू सर। और बच्चा को किसी को परेशानी है? बहुत सुंदर जगह आपका चैप्टर चल रहा है, बहुत सुंदर स्मार्ट चैप्टर को मैंने उठाया है। हो गया सर। हो गया बेटा, धीरज हो गया। आलोक क्लास कर रहे हैं आज, आलोक बोरिंग रोड, आलोक बाबू नो सर। क्लास आलोक नहीं कर रहा है? ओ, आलोक जुड़े थे। हाँ सर, कर रहा था, चला गया। वो चला, हम बोले क्लास ड्रॉप करेंगे समझ में नहीं आएगा, क्लास ड्रॉपिंग होगा बेटा समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आप क्लास करना चाह रहे हैं कंटिन्यू करिए, ठीक है, नहीं तो कंप्लीट यहां से डिलीट हो जाइए। दो ऑप्शन है, चाहे तो कंप्लीट कीजिए ना तो कंप्लीट डिलीट हो जाइए, ऐसे कि आपको जरूरत पड़ेगा बैक क्लास का कंसेप्ट को। मैथ नहीं ना, फॉर्मूला पर सवाल बनाना है, चैप्टर चेंज हो गया काम। ये तो मिटा दे बेटा, हो गया मिटा हो गया दे, सर। मिटका, कोई किसी का ऑब्जेक्शन? मिटकाने जा रहे हैं, बोलेंगे जिनको बोलना होगा तो। हो गया सर। ठीक है, अब इस पर हम सवाल कैसे आएगा बेटा, उसको अच्छा से समझना बेटा, अच्छा से समझिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो, जैसे विष्णु पूछता है आराम से उसी तरह से पूछ लीजिए। बेहतर पढ़िएगा तबे ना बेहतर आपका मार्क्स आएगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा बेहतर तरीका से तो मार्क्स क्या आएगा बेटा। जब अच्छा से समझ में आ जाती है तो आपको सवाल पर अप्रोच बढ़ जाता है।
सवाल को बनाने का क्षमता बढ़ जाता है। आपको सोचने समझने का क्षमता जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक न्यूमेरिकल आप नहीं बना पाइएगा। न्यूमेरिकल के लिए आपके पास इंटरनल एनर्जी साफ सुथरा में डेवलप होना चाहिए, और जब तक बेटा इंटरनल एनर्जी डेवलप नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक सवाल आप कवर नहीं कर पाइएगा। वही उसी टाइप का सवाल कवर कर पाएंगे जो खाली फॉर्मूला पर आपको पुट करना होगा, कोई अंक को पुट करके आप मैथमेटिकल तरीका से कैलकुलेट करके आंसर ला लेंगे। तो वैसे सवाल तो बहुत कम आते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसमें अटैक ब्रेकर डालता है, और जब आपके पास सारा कंसेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को आराम से इजी से कवर कर पाते हैं और सवाल बना पाते हैं। ठीक है, और जमाना है सवाल का, क्वेश्चन का, हर जगह समस्या है क्वेश्चन का बाबू। थ्योरी मेरी तो बहुत कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, वो सारे चीज को लेकर चलना है। लेकिन न्यूमेरिकल का देखते हैं 50% आता है ऑब्जेक्टिव सवाल, सारे में न्यूमेरिकल रहते हैं, बिना उसको अच्छा से अध्ययन किए हुए। वो न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, वो आपको रट्टा मारने से नहीं बनेगा, वो क्लास में सीरियस पढ़ने से बनता है, सारा सवाल बन जाएगा। और क्लास कंटिन्यू और सीरियस नहीं रहेंगे तो सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं निकाल पाइएगा, मोस्टली गलत मार्क आ जाएंगे। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली 100 cc HCl सोल्यूशन। ठीक है बेटा, हमने लिखा है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कंप्लीटली 100 cc HCl सोल्यूशन, 100 cc HCl सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ HCl सोल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। व्हाट नॉर्मलिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। अब यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया सवाल, पहले जैसा नहीं रहा, अब टेढ़िया टाइप में कर दिया, रिएक्शन में ला दिया इसको। देखो सवाल पहले फिर से एक बार सुन लो। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 100 cc HCl सोल्यूशन, फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। अब HCl सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है, यानी नॉर्मलिटी हमसे पूछ रहा है HCl का। सोल्यूशन में एसिड का नॉर्मलिटी क्या होगा, तो नॉर्मलिटी बेटा पूछ रहा है, तब घबरा मत, एक बार नॉर्मलिटी का डिफाइन तुम करो कि हम नॉर्मलिटी किसको कहते हैं। तो नॉर्मलिटी के बारे में बेटा बताया है कि आराम से जो पूछता है ना उसको आराम से एकदम बेटा, जैसे भोजन करते हो घर में ना, आराम से जो मन जितना मन उतना खाते हो, उसी तरह से समझना भी, आराम से सवाल को, आराम से सवाल बनाना है। जैसे नॉर्मलिटी पूछा तो डिफाइन क्या किया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 cc सोल्यूशन, इसका नॉर्मलिटी। यानी कहने का मतलब हुआ बेटा 1000 cc सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, तो अब हमारा माइंड में यही रहेगा कि 1000 cc में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को निकालना। ठीक है, मेन एम यही रहेगा कि 1000 cc में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना होगा, टारगेट बना लेंगे। अब पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कंप्लीटली विथ इतना cc HCl। तो अब देखो यहां ध्यान से देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये हुआ CaCO3, अब प्लस HCl से रिएक्शन कर रहा है। अभी हमको प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से हमको कोई अभी इस रिएक्शन में लेना देना नहीं है। तो प्रोडक्ट हम सिर्फ लिख देते हैं प्रोडक्ट, अगर लेना देना रहता तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता उसका लिखना पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट का भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है बेटा,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब यहां देखो कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है कि 50 ग्राम है। आई कह रहा है बेटा HCl 100 सीसी है। HCl का वॉल्यूम दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है। अब तब कह रहा है बेटा इसका इसका नॉर्मलिटी क्या होगा, यानी एन क्या होगा। एन का वैल्यू पूछ रहा है हमको, HCl सोल्यूशन का एन का वैल्यू पूछा। देखो कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे हम बना रहे हैं, सुनो ध्यान से, ध्यान से सारे बेटे सुनेंगे, एक बार सुनेंगे सारा सवाल तेरे पास होगा, मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अब हम सोचेंगे कि HCl सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है कि 100 सीसी दिया है, तो 100 सीसी में बेटा कोई ना कोई तरीका से HCl के 100 सीसी में कोई ना कोई तरीका के केमिस्ट्री के कोई भी तरीका से अगर 100 सीसी में अगर हमको यह चीज मालूम कर लेते कि 100 सीसी में का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, HCl 100 सीसी में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है HCl, ये मालूम हो जाता 100 सीसी में, तो तब निकाल लेता कि 100 सीसी में मान लो कि x नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इसलिए 1 सीसी, इसलिए 1000 सीसी। सबसे लफड़ा है इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना कि 100 सीसी में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ये निकल जाता तब तो फिर एक एक नियम पर सवाल को बना लेता मैंने, लेकिन इसके निकालने के लिए यहां से नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है कि 50 ग्राम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा यहां से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो इसका वेट में इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते, जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना रहता था उसके वेट में, जो वेट दिया रहता है उसके वेट में इस कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते थे। तो इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बताए थे आपको बेटा, देखो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, आपका ई 100 ग्राम होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे किसी भी कंपाउंड का तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वेट ऑफ कंपाउंड बटा में टोटल कटायन और एनायन। तो ये टूटता है, ये टूटेगा बेटा, ये टूटेगा, रिवर्सिबल होता है। तो HCl प्लस प्लस और CO3 माइनस माइनस में 2 गो कटायन हुआ, 2 गो एनायन हुआ। इसका फॉर्मूला वेट होता है बेटा 100, ये 100 ग्राम होता है। जोड़ लो, कैल्शियम कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 48 ग्राम, तो 8 2 10 के 0 और 4 1 5 5 और 9 1 हासिल 10, 100 ग्राम आ गया। मैं एकदम सारे तोड़ तोड़ के बता रहा हूं बाबू, तो ये 100 ग्राम हो गया। अब 100 में टोटल कटायन से डिवाइड कर दो, 2 हो गया, तो कितना आ गया बेटा 50, यानी इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट 50 आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके वेट में, अब इसके वेट में जितना दिया हुआ है वेट 50 में इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे 50, तो ये आ जाएगा बराबर 1। तो यह 1 क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब जाएंगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन। लॉ ऑफ टाइट्रेशन कहता था कि जब दो सॉल्यूशन बेटा एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करता है तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो एक का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम हो गया, इसका मतलब है इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ही होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि एक का मालूम हो गया तो दूसरे का भी क्या होगा बेटा, उतना ही होगा। कहा, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कहता है, लॉ ऑफ टाइट्रेशन, एक का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा अगर कंप्लीट रिएक्शन करता है तो दूसरे का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही होगा। तो एक का निकाल लिया, तो एक का जितना आएगा उतना दूसरे का भी होगा। अब तो हमको मालूम हो गया, देखो ध्यान से, मालूम हो गया कि 100 सीसी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl है। अब यहां से सवाल बना रहा हूं, देखो ध्यान से लिख रहा हूं, यहां से पॉइंट देखना है, यहां 100 सीसी सॉल्यूशन कंटेन कितना, 1
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब 1000 सीसी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसलिए बेटा 1 सीसी में निकाल लेता हूं, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इतना ग्राम इक्विवेलेंट। इसलिए अब कितना में एक नॉर्मलिटी निकालना है, 1000 सीसी में निकालूंगा, तो 1000 बाई आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो ऊपर से कट गया, 2 जीरो नीचे से कट गया, अब 10 आया, अब 10 क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि नॉर्मलिटी का यूनिट होता है। तो अब इसका HCl का नॉर्मलिटी बराबर हुआ 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हमारा HCl सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी मालूम हो गया। अब हमारे बच्चे बताए, क्या बेटा तेरे को समझ में आया अच्छा से? कोई बच्चा खड़ा होकर बताए, यस समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया आनंद बाबू? आए यस सर, यस सर। क्लियर? और कोई बच्चे के परेशानी हो तो बोलो, होगा तो परेशानी हो बेटे। चलो की परेशानी हुआ बेटा, अब इसको उतार लो। अच्छा सवाल बताते हैं तो बेटा उतारो मत, आराम से पहले समझ लो, समझने के बाद उतारो, ठीक है बेटा? अब इसको उतार लो, उतारो। हाँ अब आप लोग को हो गया होगा बाबू, उतार लिए होंगे। चलिए उतार लिए होंगे तो हम मिटका रहे हैं बाबू, मिटका दें, इजाजत है? सर हाँ बोलो। हाँ विष्णु। सर बोल रहे, हाँ सर बोल रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट लिख देते सर। अच्छा प्रोडक्ट लिख देते, प्रोडक्ट से तो लेना देना था नहीं, लेकिन आपको प्रोडक्ट क्यों चाहिए था, हम जब जरूरत पड़ेगा तो लिखते हैं बेटा। आप काहे प्रोडक्ट के चक्कर में फंसल थे आप? तो ये बन जाएगा H2CO3 प्लस CaCl2, ठीक है? तो अब यहां देखो, हाइड्रोजन संख्या 1, हाइड्रोजन संख्या 2, क्लोरीन संख्या 1, क्लोरीन संख्या 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो बैलेंस हो गया इक्वेशन। ओके हो गया? यस सर। हो गया बुआ? जो हम बोलते हैं उस पर, ठीक है उतार लीजिए। जब बोल देते हैं बाबू ना इसको कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचो तुम भी, और जहां सोचना पड़ेगा ना उसको सोचो, वो ज्यादा फायदा करेगा विष्णु बाबू। रिएक्शन तो पढ़ाएंगे कि अंतरिया पढ़ा देंगे, टेंशन क्यों लिया है? सब अपने से तुम लिखना शुरू कर देगा। हो गया धीरज? हो गया सर। ठीक है मिटा देता हूं। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, आराम से इज्जत से आप लोग सारे लोग बनाएंगे। एक सवाल दे रहा हूं
और उस सवाल को आप लोग सारे बच्चे अपने बनाएंगे और जिससे हमको आंसर पूछना होगा उसी से पूछूंगा, ठीक ना। देखिए एक सवाल लिख रहा, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 reacts completely with 200 HCl, 200 cc of HCl. Find out the normality of HCl solution. या कह देगा एसिड सोल्यूशन, तो एसिड सोल्यूशन कहेगा तो एसिड कौन है इसमें, HCl ही है। आप समझना होगा कि एसिड के बारे में निकलना है। अब बनाए तो आप लोग थोड़ा ध्यान से 2 मिनट के अंदर में। हाँ बन गया बेटा, बन गया होगा तो हम पूछ रहा हूँ आंसर। हम नाम बताएंगे, नाम पूछेंगे, वही बताएंगे। चलिए धीरज, धीरज बोरिंग रोड, धीरज, धीरज रुक बाबू। जाइए सर, रुक जाइए अच्छा सर। नहीं बना है, ओके ओके। हम दूसरे लड़के से पूछ रहा, निखिल रोहतास, निखिल बाबू रोहतास, बाबू रोहतास यस सर। बनाए आंसर बताओ, आंसर बताओ निखिल। 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 5 ग्राम
पर लीटर। चलिए बगल में होंगे आनंद बाबू, क्या आंसर आपकी आई है? 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सर। बेटा अच्छा से क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। चलिए दीपक आपका दीपक जी है, दीपक है, दीपक बन गया। 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सर। दीपक 5 ग्राम आंसर से इक्विवेलेंट पर रवि लीटर। रंजन भी ज्वाइंट है कि रवि रंजन है, क्लास कर रहा है आज की कहीं शादी ब्याह में गया है? नहीं है सर नहीं है ज्वाइन। सर। हाँ रवि रंजन नहीं है। हेलो आनंद, रवि ओ कहाँ गया? शादी करने की, शादी ब्याह में किसी के गया? नहीं है तो कुछ कहाँ काम गया था। शादी ब्याह करने? ओ काम था। चलो इधर सारे लोग हैं। आस्था, कभी आप बात नहीं करते। आस्था, आस्था, अस्थिता बच्ची, यस सर, यस सर। आप कभी बोलते नहीं हो। आप समझ में आ रहा है सर बेटा बना अपने लिए। को? यस सर, यस सर। समझ में सारा आ रहा है ना अच्छा से? यस सर। परेशानी? नहीं सर। थैंक यू बेटी, थैंक यू। आगे चलिए आप लोग, धीरज हुए सो आप या विष्णु, धीरज विष्णु यस सर। बोला जाए, धीरज विष्णु। हाँ सर बोल रहे हैं। चलिए विष्णु बाबू आए, बन गया, हाँ सर बन गया। 5.3 आंसर बन आया गया। है। 5.3 की 5 ग्राम इक्विवेलेंट 5 आया है 5.3 सारे को बच्चे का। सर मेरा अच्छा पॉइंट भाग बना गया। देता 5 हूँ। पॉइंट। धीरज, धीरज कितना वही आपका है आया? सर। 5.3। 5 है सिर्फ? नहीं सर 5 है। सिर्फ 5 ना बेटा, 5 है ना? चले विष्णु बाबू के थोड़ा चेंजिंग आ रहा है तो इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए विष्णु बाबू, देखिए भाई, तो अब आपका है Na2CO3। चलो Na2CO3 और प्लस HCl, ये रिएक्शन कर रहेगा तो ये कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनाएगा। इससे हमको लेना देना नहीं था, इसलिए प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं कि 53 ग्राम है। आई कह रहा कि 200 सीसी है, इसी का नॉर्मलिटी निकालना है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट व्हाट, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 200 सीसी में मालूम हो जाएगा तब तो नॉर्मलिटी मालूम हो जाएगा। इसका नॉर्मलिटी निकालना था। अगर 200 सीसी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा मालूम हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो कहां से नंबर ऑफ ग्राम यहां से निकलेगा। तो अब इसके आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसके वेट में इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट देखो हम साइड में बताता हूं, Na2 और CO3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 106 ग्राम। याद है? देखो सोडियम आपका 2 सोडियम है, एक सोडियम का 23 ग्राम होता है, 2 सोडियम 46 हो जाएगा। कार्बन बेटा आ गया, कार्बन 12 हो गया। ऑक्सीजन 3 है बेटा, 16 ग्राम एक का होता है। ऑक्सीजन 3 है तो 16 एक का होता है तो 16 की 48। अब यहाँ 8 6 2 8 8 8 16 की 6, 4 1 5 5 4 9 9 1 10, 106 ग्राम आ गया। अब 106 ग्राम में इसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है। तो अब देखो Na2CO3 जो है ये टूटता है 2Na प्लस 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 से और CO3 माइनस माइनस में। इसका कटायन कितना हुआ? 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो जाएगा। या एनायन कितना हुआ? 2 है, इसका कटायन एनायन से डिवाइड करना था, किसी एक से डिवाइड करना था, ये आ जाएगा 53, एक कट जाएगा तो 53 आ जाएगा। तो इसको 53 में 53 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या 1 क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ। या क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl आ जाएगा। अब यहां से सवाल बनाएंगे, देखो यहां सवाल बना रहा हूं। अब 200 सीसी
solution contain 1 gram equivalent of HCl। इसलिए बेटा 1 cc पर निकालता हूं, 1/200 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसलिए बेटा 1000 सीसी में निकालता हूं, तो 1000/200, एक 5 बार में कट गया 5, तो नॉर्मलिटी बराबर आ गया 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलो विष्णु, तेरे को समझ में आ गया? विष्णु बाबू समझ में आ गया है? यस सर, ग्राम कहाँ इक्विवेलेंट में मिस्टेक गलती कर हो रहे गया थे? था। तो बेटा आपको पढ़ाया है ना बेटा, हाँ उसके सर, बैग मिस्टेक से हो गया था। देखिए, नहीं देखिएगा तो बेटा फिर से अब मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। उतार लो बेटा, उतार लो जहां दिक्कत हुआ होगा। चलिए अगला सवाल थोड़ा इससे ऊपर दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा बेटा तेरे लोग को, ठीक है? सवाल देना एक्स्ट्रा, थोड़ा सा दबा के सवाल, थोड़ा दबा रहे हैं सवाल में, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं बेटा। स्टैंडर्ड अच्छे सवाल का सामना करना होगा बेटे आपको, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, आपको सवाल स्टैंडर्ड मिलते जाएगा। मिटका रहा हूं बेटा, हो गया सर, हो गया। मिटका दे रहा हूं, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा आपका दिमाग पर लोड बढ़ा रहा हूं कि आपका जब तक दिमाग घसकेगा नहीं ना, तब तक सवालवा कहां से बनते हो जा भाई मेरे। दिमागवा जितने घसकेबा जा ना, उतने बढ़िया पढ़ाई में लगते हो। दिमाग को घसका देना है, घसकाने का मतलब पढ़ाई में पागल बनना है, ठीक है? घसक जाएगा दिमाग, तेरे को सवाल सारा बन जाएगा। नहीं घसकेगा, सवाल नहीं बनेगा बेटा, ध्यान में रखना। दिमाग को घसका दो, पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते घसका दो, एक आध पेज को उड़ा दो, ठीक है? एक आध 2 पेज उड़ेगा तो काम चल जाएगा, टेंशन मत लेना। एक सवाल लिख रहा हूं, देखो बहुत स्टैंडर्ड सवाल, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड सवाल देखना, ध्यान दीजिएगा बेटा सवाल पर। 200 cc 10N H2SO4 solution, H2SO4 reacts completely with BaCl2 reacts completely with BaCl2 to form product full stop. What amount of BaSO4 in the product? सर BaCl2 है। हाँ BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब BaCl2 बेटा अच्छा से लिख दे, चलो अच्छा से लिख देता हूं बेटा, Ba हो गया Cl2। अब देखो सवाल अतरा स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फेज को उड़ाना पड़ेगा। देखो 200 cc 10N H2SO4 solution reacts completely with BaCl2 to form product, माने रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना भैया? व्हाट अमाउंट ऑफ BaSO4 इन द प्रोडक्ट, माने BaSO4 प्रोडक्ट में बन रहा है, उसका अमाउंट पूछ रहा है कि बेरियम सल्फेट जो है कितना ग्राम बना, कितना वेट उसका है। हम रिएक्शन लिख देता हूं, थोड़ा बच्चा तुम लोग, जैसे H2SO4 प्लस BaCl2, यहां जरूरत था प्रोडक्ट का, लिख दे रहा हूं BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl बन गया। लेकिन 2HCl से मतलब नहीं है, अब कह रहा है कि इसका वेट
होगा, यानी ग्राम कितना होगा, इतना वेट। इसका BSO4 क्वेश्चन का प्रोडक्ट फर्स्ट में लाइन फिर कितना से बोलिए बना। तो। हाँ बोला जाए। क्वेश्चन का हेलो फर्स्ट लाइन नहीं पता लग रहा है दीपक, सर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वहाँ 200 सीसी के दीपक? बाद क्या लिखना है? 10 200 सीसी 10N, 10 है। 200 सीसी 10N, हाँ 10N H2SO4, यस सर, ठीक है सर। H2SO4 क्लियर है। अब तेरे के टाइम देता हूं, 2 मिनट बनाओ तो। कौन बच्चा बनाता है, बनाओ बाबू। चलिए, हाँ चलिए, निखिल कुमार, निखिल अब की बार बताएंगे आनंद जी, निखिल नहीं, आनंद जी आंसर बताएं। आनंद बाबू बना लिए हैं? सर प्यारे बाबू, प्यारे भाई, बन गया है? एकदम रटना पटना नहीं, कंसेप्ट पर है। थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर करना पड़ेगा। हो गया? चलिए मैं बताता हूं। निखिल आपका सर- हुआ है? सर 100 ग्राम सर, आएगा। 100 ग्राम आएगा। नहीं बना। अब तो हम जान नहीं रहे यार, अब तो आंसर आने के बाद है ना पता चला, बनाने के बाद है ना। अब देखिए ग्राम निकलना था, ये कितना ग्राम होगा, सुनो पल। अब देखिए सारे बच्चे देखकर, निखिल आप बना है? नहीं सर, निखिल, बेरियम का एटॉमिक वेट कितना होता है सर? 137, बेरियम सल्फेट का 137 सर। बेरियम का एटॉमिक वेट। मेरा 163 ग्राम आ रहा है। BSO BSO4 कितना ग्राम आया बाबू? देखो तो बेरियम कितना वेट है, देखो तो बाबू। 163 ग्राम आ रहा है सर। देखो नीचे 137 है, 137 बेरियम का होता है बाबू, ऐसे बता दिए थे, देख लिए, कंफर्म हो गए। अब देखो कैसे बनाना था, देखो 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 देखो, आप सही जगह हैं दीपक कुमार जी, आप सही रास्ते में जा रहे थे, आपका लक्ष्य मिल सकता है बेटा। ऐसी रोटेट तो कराना है, और थोड़ा सा दिमाग आप लोग घसका दिए ना, तो आप लोग सोचते समझने लायक बन जाइएगा। तो जब तक कोई भी चीज को सोचने के लायक जैसा नहीं बनिएगा ना बेटा, तब तक सवाल नहीं बनता, तब तक अपने अंदर एनर्जी डेवलप नहीं होगा। और जब
इंटरनल एनर्जी डेवलप नहीं होगा ना, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा, तो उससे थोड़े कुछ होने वाला है। बात तो कुछ एक लाइन पढ़े तो 100 लाइन याद होना चाहिए दिमाग से। अब देखो कैसे, देखो ध्यान से, इसका हमको निकालना था, इसका वेट निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ देखो फॉर्मूला बनाया था, देखो देखो ध्यान से देखना, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप लोग, देखते हैं हमको जान रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस बटा में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? BaSO, यही ना है, बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जितना वेट दे रहता था वो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते थे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम हो जाता था ना बाबू। तो हमको निकालना है वेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मेरा क्या है? बेरियम सल्फेट है। तो हम लिखेंगे अब क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ यहां लिख देते हैं सब्सटेंस के जगह पर, सब्सटेंस के जगह पर BaSO4, क्योंकि सब्सटेंस है, यह सब्सटेंस के जगह यूज किया गया है बेरियम सल्फेट को। ठीक है बेटा, अब हमारा बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ SO4 126 ग्राम। तो एक मिनट, BaSO4 का तो वेट तो निकाल लेंगे, BaSO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट करने के लिए देखो, बेरियम हो जाएगा 137 ग्राम, सल्फर बेटा 32 ग्राम, और ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन, 16 चौके 64, हमको लगता है 200 या कितना का है, 7 2 9 9 4 13, 143 आना चाहिए। 7 2 9 9 4 13 के 3 3 3 6 6 6 12 12 और 1 हंसी दिया 13, 3 3 6 6 6 12 और 7 2 9 9 4 13 1 हासिल, तो 3 3 6 6 6 13 के 3 आया 233 आ गया, एक हासिल दिया 1 2 233 233 इसका हो गया फार्मूला वेट। अब फार्मूला वेट में टोटल कटायन एनायन से डिवाइड कर देना है, तो BaSO4 का टूटता है B प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में, यानी इसका कटायन 2 आया, एनायन भी 2 आया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaSO4 बराबर 233 बटा में 2 कितना आ जाएगा बोलो बाबू? तो 233 100 116 दुना 32 यानी 16.5, यानी 116.5 आया। इसका इक्विवेलेंट वेट 116.5 आया। इसका इक्विवेलेंट वेट तो मालूम हो गया बेटा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम करना पड़ेगा। जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं मालूम होगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। तब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखो यहाँ ये कह रहा है क्या, ये H2SO4 देखो, H2SO4 कह रहा है 200 cc 10N H2SO4 है, 200 cc 10N H2SO4 है, 200 cc 10N H2SO4 सोल्यूशन है। यहां से काम करना होगा, थोड़ा सा हम बोले क्या स्टैंडर्ड है, थोड़ा दिमाग को लोड पड़ेगा। अब देखो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो यहां जो 10N दिया है, ये 10N क्या है? नॉर्मलिटी है। तो 10 जो है N से पहले 10 है, इसका नॉर्मलिटी 10 है, तो नॉर्मलिटी 10 है तो कितना सीसी में 10 होगा? तो 1000 सीसी में होगा। बात समझ में आया? तो लिखेंगे क्या, देखो इसका मतलब 10N का मतलब 10N का मतलब अगर यहाँ 10N दे दे या N से कोई भी पहले कोफिशिएंट दे दे। N पिछले क्लास में एक सवाल दिया था इस पर मैंने, N से पहले कोई भी कोफिशिएंट हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, एनी नंबर हो, वो नॉर्मलिटी बताएगा। तो नॉर्मलिटी बताएगा, तो नॉर्मलिटी किसको कहेंगे? देखो एक लाइन लिखता हूं, देखो ध्यान से, 1000 सीसी सॉल्यूशन कंटेन, नीचे दिखा रहा हूं, कंटेन कितना? तो 10 है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, इतना 1000 सीसी में ना 10 ग्राम इक्विवेलेंट था, इसलिए नॉर्मलिटी हो गया, नॉर्मलिटी बराबर 10 ग्राम
इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसलिए कितना में निकालेंगे, ये 200 सीसी में, 200 सीसी में निकालूंगा तो 10 में आपका 1000 इंटू 200। तो यहां देखो 1010 1010 1010 तो कटा कितना 1/1 आया, 2/1 आ गया, 2/1 आ गया। तो बराबर कितना आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आवाज कट रहा है सर। H2SO4 आया। कितना में, हेलो दीपक, अब देखो 200 सीसी में आवाज आ रहा है। अब दीपक आवाज आ रही है, आ रहा है सर। दीपक कुमार, कट ठीक रहा है। है थोड़ा अब देखो 200 होता होगा नेट के उधर। तो अब 200 सीसी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया H2SO4 का कि 200 सीसी में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अब यहां देखो वेट निकालना था, देखो लंबा सवाल है। वेट ऑफ BiSO4 बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ BiSO4। इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला 116.5 और इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट आ जाएगा। यहां लिख रहा हूं, देखो इसको यहां लिख रहा हूं, था जगह है बेटा, एरो लगा दिया है। वेट ऑफ BaSO4 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर 2 आया, इक्विवेलेंट वेट BiSO4 कितना आया 116.5 आया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 233 ग्राम आ जाएगा। बोलो इतना आंसर आया था, इतना आंसर आया था, समझ में आया हो? हाँ? BiSO4 का इक्विवेलेंट वेट नहीं बोलिए। नहीं तो बन जाता सर। मैंने आपको पता नहीं था, ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू, लेकिन सवाल बनाए तो समझ में आ गया तेरे को। यस बोलो सर, यस सर। सारे बच्चे का आ गया, और कोई बच्चे को दिक्कत है? विष्णु, धीरज, एनीथिंग, कोई? आस्था, मंजीत, मनीषा, निखिल, कोई का समझ में आ गया है? चलिए आपको क्या दिक्कत है बोलिए। ये जो इक्विवेलेंट आया, ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ हाँ वो बेरियम सल्फेट का है ना, ये हाँ? वो इसका है ना, इसका या H2SO4 का 200 सीसी में, तो वहाँ बेरियम सल्फेट का रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का? नहीं, जब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितना आया H2SO4 का, जब कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है तो इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी नंबर ऑफ ग्राम, जितने भी कंपोनेंट है बेटा सारे को बराबर आएगा। मैंने क्या कहा, जब दो सोल्यूशन, कल अगले क्लास में बताऊंगा, 2 से अधिक सोल्यूशन, ठीक है, जब 2 सोल्यूशन जब कंप्लीट रिएक्शन करता है तो सारे का सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सारे का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो एक का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, एक का निकल जाएगा कहीं से, लिंक देगा, लिंक आपको देगा कहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, वहां से निकाल लूंगा और इसके बाद मैं सारे का नंबर ऑफ ग्राम उतना ही बराबर हो जाएगा। अब उसका यूज करके हमने जो पूछा होगा सवाल निकाल लूंगा। अब समझ में आया? थोड़ा लफड़ा सवाल था, और बाकी उतार लिए बेटे, उतार लिए हैं? नो सर। उतारो बेटा। हो गया सर। हो गया सारे बच्चे को? नहीं सर।
बेटा सर। हो गया है, मिटा दे। विष्णु हो गया? यस सर हो गया। विष्णु मिटाता हूं। अब देखिए दो सवाल देता हूं घर के लिए। देखो पिछले क्लास में मैंने 5-7 सवाल दिया था, आज 2 सवाल दे रहा हूं। आप लोग पूछे नहीं, हमको ध्यान में रहा नहीं। पिछले क्लास में जो जो अगले क्लास में जो हम क्लास लेंगे, जो जो दिक्कत हुआ होगा जिस सवाल में, वो पहले पूछ लेना। इसके बाद आगे थ्योरी प्लस प्रॉब्लम निकालूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, लास्ट में पूछने वाले थे सर। लास्ट में पूछने वाले थे तो लास्ट में तो हो चुका है, नेट काम भी नहीं करेगा। ठीक है, 2 सवाल देता हूं, टेंशन मत लो, अभी हम हैं। और नेक्स्ट क्लास में पहले मैं उसी को सॉल्व करूंगा बेटा, तब जाके आगे बढ़ूंगा। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूमेरिकल है। जितना इसमें टाइम लगेगा इतना टाइम में मैं 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा। जो समझो कि फिजिकल का जितना इसमें टाइम लगेगा, इतने टाइम में पूरा फिजिकल 12 का समाप्त कर दूंगा। इतना लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें 13-14 नंबर के पूछता है 12 में, यानी 27 में 13-14 नंबर के इन्हें पूछ दिया। 27-23 नंबर में तो बचेगा कितना? 10 नंबर उधर, 23 में 23 आ जाएगा। अरे 17 नंबर का थ्योरी न पढ़ना बेटा। ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। अब देखो एक सवाल लिख रहा हूं होमवर्क के लिए बेटा, होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, लिख रहा हूं 20 cc H2SO4 reacts reacts with reacts with reacts reacts completely with BaCl2 to form product. The amount of product, the amount, sorry, the amount of product, the amount of product, the amount of product of BaSO4 is 287 gram. 287 gram. Product, the amount of BaSO4 is the amount of BaSO4 in the product. In the product is those 287 gram. Find out the normality of H2SO4 solution। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, भी स्टैंडर्ड सवाल है बाबू। चलिए और एक और सवाल दे दूं, एक और सवाल दे दे दोस्त। चलो दे देता हूं, एक और सवाल दे देता हूं। क्या दे दे आपको? ये सवाल नंबर 4 हो गया। अच्छा, होमवर्क के अनुसार 1 हो गया और दूसरा क्वेश्चन है 2। चलिए इसको उतारिए पहले, तो एक और सवाल लिख देता हूं आप लोगों को। उतार लीजिए। यस।
एक सेकंड, एक और सवाल देता हूं, देखता हूं बुक में, नोट में कैसा सवाल दे दे, थोड़ा सा ढंग का। इसको उतारिए, इसको बनाइए घर पे बेटा। एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल, 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल है, एक और सवाल होमवर्क में बेटा लिखता हूं। 200 सीसी 200 सीसी HCl solution reacts completely with AgNO3 solution full stop 287 फुल स्टॉप है, 287 ग्राम AgCl is obtained find out the normality of HCl solution। रिएक्शन लिख देता हूं, HCl AgNO3 बन जाएगा आपका HNO3 और AgCl HNO3 AgCl। ठीक है बेटा, एक सवाल लिख दिया है कि 200 सीसी HCl solution reacts completely with AgNO3 solution full stop 287 ग्राम ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। माने AgCl का जो मास है यहाँ पर 287 ग्राम बन रहा है, तब कह रहा है इज ऑब्टेन्ड फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, यानी इस HCl का नॉर्मलिटी तेरे को निकालना है। ये 2 सवाल बेटा हम घर के लिए आपको दे दिया है, 2 गो होमवर्क में दे दिया है सवाल, अच्छे सवाल दोनों हैं, आप बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में इनिशियल में ही बेटा हम लोग 2 सवाल है और 5 सवाल पिछले वाला, 7 सवाल का जो बच्चा को नहीं बना होगा हम बताएंगे। ओके, आज का सेवा समाप्त हुआ बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आनंद भाग गया।